हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। कैसे एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान का टॉपिक नागरिकता। नागरिकता यानी सिटीजनशिप। यदि हम नागरिकता की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों बातें तो हम बाद में करते ही रहेंगे, क्यों ना पहले थोड़ा सा टॉपिक को शुरू कर लें। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। यानी नागरिकता के प्रावधान की यदि हम बात करें तो प्रश्न आता कहाँ से लिया गया है। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और जो नागरिकता है इसका जो उल्लेख मिलता है वो हमारे संविधान के भाग 2 में मिलता है। ठीक है, इसका उल्लेख संविधान के भाग 2 में मिलता है। और यदि हम बात करें यहाँ से कि नागरिकता जो विषय है वो कैसा विषय है, यानी नागरिकता जो विषय है वो संघ सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों, संघ सूची का विषय है। और यदि हम बात करें संघ सूची की तो दोस्तों संघ सूची पर जो कानून बनाता है वो संसद बनाता है, यानी इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कानून, या फिर हम कह सकते हैं केंद्र सरकार। दोस्तों आप अपना नोट्स तैयार रखिए, कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए। दोस्तों आपको मज़ा आ जाएगा टॉपिक में, और यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें अक्सर बच्चे जो है गलतियाँ कर बैठते हैं। उसके बाद हम बात करें कि ये जो हमारी केंद्र सरकार है जो कानून बनाती है या संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है नागरिकता पर, तो इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, आर्टिकल 11। यानी आर्टिकल 11 में ये जिक्र किया गया है इस बात का कि जो संघ सूची का विषय है नागरिकता, इस पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है, अब यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न ये आ जाता है कि जो नागरिकता है यानी भारत में कैसी नागरिकता है। तो भारत में दोस्तों आपको पता है एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में किया गया है, यानी जिसको हम बोल सकते हैं सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान भारत में है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद भी है, उस अपवाद को भी हम जान लेते हैं। अपवाद है आपका जम्मू एंड कश्मीर। यानी जम्मू एंड कश्मीर में जो है सिंगल नागरिकता यानी एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है। लेकिन अब जो है इस चीज़ को भी हटा दिया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में यदि हम बात करें तो नागरिकता को लेकर वहाँ पर काफ़ी संशोधन वगैरह किया गया है। उसकी बात करेंगे हम बाद में। आगे चलते हैं हम यानी जो संविधान का भाग 21 है जम्मू कश्मीर की, यदि हम बात करें संविधान के भाग 21 में और उसका आर्टिकल है 370 को लेकर विशेष प्रावधान किया गया जम्मू कश्मीर के बारे में। ठीक है, इसको हम जो है बाद में जानेंगे, लेकिन चलते चलते मैं इतना और बता दूं आपको कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान है यानी जम्मू एंड कश्मीर का जम्मू कश्मीर का संविधान दोस्तों कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957 को। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान है जम्मू कश्मीर में। अब हम बात करते हैं कि कई बार प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता या नागरिकता से संबंधित चीज़ है क्या, या एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे देश में यानी भारतवर्ष में क्यों किया गया। दोस्तों यदि हम बात करें भारतीय संविधान के निर्माताओं की, या जो हमारी भारतीय संविधान की संविधान सभा थी, यानी इस चीज़ को इसलिए लिया गया देश की राष्ट्रीयता एवं एकता और अखंडता। देश की, नोट करके लिख लीजिए आप, देश की राष्ट्रीयता प्लस अखंडता प्लस एकता, यानी देश की राष्ट्रीयता एकता अखंडता के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। दोस्तों आपसे कोई भी पूछ सकता है कि जो भारत देश है उसमें एकल नागरिकता का प्रावधान किस लिए किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्र की राष्ट्रीयता यानी देश की राष्ट्रीयता अखंडता और एकता को कोई हानि ना पहुंचे,
कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए जो है संविधान सभा ने, या हम कह सकते हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके द्वारा, ठीक है, भारत देश में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। एकल नागरिकता का मतलब जो एक हो और एक ही देश का वासी हो। यदि हम बात करें दोहरी नागरिकता की, तो कई देशों में कई स्थानों पर दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता की यदि हम बात करें तो जैसे आपका अमेरिका हो गया, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। उसके बाद यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, या आपका कनाडा हो गया, और भी कई देश हैं, स्विट्जरलैंड हो गया। तो यहाँ पर क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अब यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये उठता है कि भारत में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया। तो आप लोग नोट करके लिख लीजिए यहाँ से कि भारत में नागरिकता का प्रावधान, भारत में नागरिकता का प्रावधान, भारत में नागरिकता का प्रावधान जो किया गया 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जो है भारत में नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया, लागू किया गया। तो दोस्तों आपको याद रहेगा, अक्सर यहाँ से प्रश्न उठता है, पूछा भी जाता है कि भारत में नागरिकता प्रावधान कब लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक ही, यानी एक महत्वपूर्ण बात है, कह सकते हैं, कोई कहते हैं भाई परिभाषा, कि भी नागरिकता की कोई परिभाषा है। यदि हम बात करें नागरिकता की परिभाषा की, तो नागरिकता की परिभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। यानी भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे बात इस प्रकार है कि आर्टिकल 11 में साफ दिया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था, आर्टिकल 11 में क्या है, आर्टिकल 11 में दिया है कि अगर संसद चाहे तो नागरिकता से संबंधित कोई भी नियम कानून बना सकती है। यानी यदि हमारी संसद की यदि हम बात करें तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन, यानी लोकसभा, राज्यसभा। यानी संसद की हम बात करें तो संसद चाहे तो वो नागरिकता से संबंधित कोई भी नियम कानून बना सकती है, या फिर किसी की नागरिकता समाप्त कर सकती है, ठीक है, किसी की भी नागरिकता संसद समाप्त कर सकती है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं इससे आगे। इससे आगे क्या है कि 26 नवंबर 1950 के बाद नागरिकता का प्रावधान हुआ। यानी अभी हमने जाना कि नागरिकता का प्रावधान लागू कब किया गया, 26 नवंबर 1949, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद दोस्तों कई बार नागरिकता को लेकर संशोधन किए गए, संसद द्वारा, या कह सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा कई बार बिल लाया गया। यदि इससे संबंधित हम बात करें तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 किया गया। यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 किया गया। और यदि हम बात करें तो प्रथम भाषा आयोग का गठन भी, प्रथम भाषा आयोग का गठन, प्रथम भाषा आयोग का गठन, प्रथम भाषा आयोग का गठन भी दोस्तों 1955 में ही किया गया। और यदि हम बात करें तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को लेकर के जो है हमारी नागरिकता में कई बार संशोधन किए गए। और यदि हम संशोधन की बात करें तो इसमें जो संशोधन किया गया वो संशोधन सबसे पहले 1986 में किया गया, उसके बाद 1992 में किया गया, उसके बाद 2003 में भी नागरिकता अधिनियम के प्रति संशोधन किया गया, फिर 2005 और लास्ट में 2015 में भी जो है संशोधन किया गया नागरिकता अधिनियम को लेकर के। उसके बाद यदि हम बात करें 2015 की दोस्तों, 2015 की यदि हम बात करते हैं तो मोदी सरकार
2015 में मोदी सरकार, यानी इन्होंने क्या प्रावधान किया मैं बता देता हूँ आपको, आप लिख लीजिए नोट करके। यदि भारत का कोई व्यक्ति किसी विदेशी महिला से शादी करता है, यदि भारत का कोई व्यक्ति किसी विदेशी महिला, यदि भारत का कोई व्यक्ति किसी विदेशी महिला से शादी करता है तो वह उसी दिन वह महिला भारतीय बन जाएगी। यानी जिस दिन विदेशी महिला से भारत का व्यक्ति शादी करेगा वह उसी दिन क्या बन जाएगी, भारतीय, यानी कह सकते हैं उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। यदि हम बात करें तो पहले ये कंडीशन ऐसे थी कि महिला को 5 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, तब उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और तब उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी। लेकिन अब 2015 में मोदी सरकार ने ये किया है कि यदि कोई विदेशी महिला भारतीय से शादी करती है तो जिस दिन वह शादी करती है उसी दिन वह भारत की नागरिक बन जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब यदि हम बात करें व्यक्ति की, तो व्यक्ति दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। यदि हम बात करें व्यक्ति की यानी नागरिक, मैं नागरिकता के संदर्भ में कुछ आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। यानी एक तो हो गया आपका नागरिक, उसके बाद वह नागरिक जो भारत का है, एक हो गया विदेशी नागरिक। अब यदि हम बात करें विदेशी नागरिक की, यानी जिनको एलियन बोलते हैं हम, विदेशी नागरिक भी 2 तरह के होते हैं। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो एक तो हो गए शत्रु के संदर्भ में, यानी विदेशी शत्रु, दूसरे हो गए विदेशी मित्र। विदेशी शत्रु और विदेशी मित्र। यदि हम बात करें यहाँ से विदेशी मित्र, तो कह सकते हैं विदेशी शत्रु के संदर्भ में एक आर्टिकल है भारतीय संविधान का, आर्टिकल 22 का 2, यानी आर्टिकल 22 का 2। इसमें यह है कि आर्टिकल 22 के 2 के तहत विदेशी शत्रु को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। क्यों भाई, ये विदेशी शत्रु है, यानी शत्रु देश का जो है व्यक्ति है, तो आर्टिकल 22 के 2 के तहत इसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब यदि हम विदेशी मित्र की बात करें तो जैसे भारत है, भारत की कई देशों से मित्रता है, अच्छे संबंध हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए रूस हो गया। ठीक है। तो रूस से अच्छे संबंध है भारत के यहाँ पर, इस कारण इसे जो है हम विदेशी मित्र कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि विदेशी शत्रु में और कौन आता है, विदेशी शत्रु की यदि हम बात करें तो जिससे खराब संबंध हो या युद्ध की संभावना हो आदि, उन देशों को हम विदेशी शत्रु कहते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में आपका पाकिस्तान हो गया, या हम कह रहे हैं चाइना हो गया। ठीक है। तो ये किस श्रेणी में आएंगे, विदेशी शत्रु की श्रेणी में आएंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय नागरिक अधिकार की। ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिकार की, यानी भारतीय नागरिक अधिकार। देखिए भारतीय नागरिक अधिकार यानी जो हमारी भारतीय नागरिकता है उसके संदर्भ में जो भारतीय लोग हैं यानी भारतीय नागरिक है उसके क्या अधिकार है। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है जिसका नाम है 15 यानी 15। भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति यानी धर्म, जाति आदि या लिंग आदि के फलस्वरूप कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर धर्म, जाति व लिंग, धर्म, जाति व लिंग से संबंधित कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा भारतीय नागरिकता के संदर्भ में। भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 ये साफ साफ कहता है। यदि हम बात करें केवल भारतीय नागरिक को यानी केवल भारतीय नागरिक को सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान जैसे आपका और नदी हो गई, कुआं हो गया, तालाब हो गया आदि और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं आदि, इनके प्रति कोई भी भेदभाव नहीं किया है। यानी भारत का किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग के आधार पर कोई भी भारतीय व्यक्ति जो है इन पर जा सकता है, आ सकता है, इसके प्रति कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
यदि यहीं से हम नागरिकता को लेकर बात करें तो एक और भारतीय संविधान का आर्टिकल है आपका 16 यानी 16। आर्टिकल 16 ये कहता है कि नियोजन का क्या अर्थ है मैं बताता हूं आपको। नियोजन यानी सरकारी नौकरी में अवसर केवल भारतीय को ही प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी में अवसर केवल भारतीय को ही प्राप्त होगा, ना कि किसी विदेशी को। यदि हम बात करें रिजर्वेशन की बात आती है या इंडियन गवर्नमेंट सर्विस के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्त किया जाता है तो ये अधिकार केवल किसको प्राप्त है? भारतीय को, और विदेशी को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, एक और आर्टिकल आता है हमारे नागरिकता से संबंधित भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 यानी आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 ये कहता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है, ठीक है, या भाषण दे सकता है, यानी विचार प्लस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यदि हम बात करें तो ये बात भी केवल और केवल किनको दी गई है? भारतीयों को। ये बात भी भारतीयों को ही दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 है, इसके तहत भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की आज़ादी दी गई है। 6 प्रकार की आज़ादी या हम कह सकते हैं स्वतंत्रता। 6 प्रकार की आज़ादी या 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद भारतीय संविधान का एक और आर्टिकल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछा भी जाता है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 की यदि हम बात करें तो यह सीधा सीधा अल्पसंख्यकों से संबंधित है। मैं लिख देता हूं, अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अल्पसंख्यकों की यदि हम बात करें तो इसमें अल्पसंख्यक अपनी भाषा, अपने धर्म, अपनी लिपि की रक्षा कर सकते हैं, यानी भाषा, धर्म और लिपि, भाषा, धर्म और अपनी लिपि की रक्षा कर सकते हैं। यहीं पर यदि हम बात करें तो आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक अपनी पसंद का स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक अपनी पसंद का स्कूल या कॉलेज खोल सकते हैं, अपनी पसंद का स्कूल या कॉलेज खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें तो जैसे कि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 51 का कै। तो ये 51 का कै या आर्टिकल 51 जो है ये भी केवल भारतीयों के लिए ही है, किसी विदेशी के लिए नहीं है, केवल भारतीयों के लिए। दोस्तों वैसे तो नागरिकता के संदर्भ में मैं इन चीज़ों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो चीज़ें केवल भारतीयों को ही प्रदान की गई हैं उसके संदर्भ में जो जो आर्टिकल आ रहे हैं मैं उन सबको लिखवा रहा हूं। यदि हम बात करें तो जैसे अभी हमने जाना कि नागरिकता से संबंधित, ठीक है, ये सभी आर्टिकल यानी अनुच्छेद, जैसे कि आपका अभी हमने जाना 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, और एक हमने जाना 29, और एक हमने जाना 30, और एक हमने जाना 51 का कै। तो ये जितने भी आर्टिकल हैं ये केवल इनके संबंधित या इनके संदर्भ में जो सुविधा है, जो प्रावधान दिया गया है वो केवल भारतीय को ही दिया गया है, केवल भारतीय को ही दिया गया है। उसके बाद हम बात करें भारतीयों के संदर्भ में तो जैसे आती है बात यहाँ पर भारतीयों को अधिकार दिया गया है, जैसे सिविल
अधिकार, या हम कह सकते हैं इसके साथ साथ राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे सीधा सीधा ये पूछ लेगा कि भारतीय नागरिकता के संदर्भ में निम्न में से किस अनुच्छेद पर चर्चा की जाती है या किस अनुच्छेद के बारे में बताया गया। तो दोस्तों आपको सीधा सीधा आर्टिकल 15, 16, 19 और 29, 30 और 51 का क्या, ये केवल भारतीयों के लिए हैं, जो भारतीयों के लिए इनमें प्रावधान किए गए हैं और नागरिकता से संबंधित, या हम कह सकते हैं ये वह आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों के लिए ही काम में आते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, जैसे कि आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि नागरिकता है क्या, नागरिकता किसे कहते हैं। तो नागरिकता की यदि हम बात करें तो इसकी अपनी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि जिस देश का रहने वाला व्यक्ति हो वो उस देश का नागरिक, और नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो उसकी नागरिकता, यानी कह सकते हैं सर्वप्रथम नागरिकता की परिभाषा यदि किसी ने दी तो वह था अरस्तु। मैं लिख देता हूँ, नागरिकता, नागरिकता की जो परिभाषा सर्वप्रथम दी थी, यानी सबसे पहले, वो किसने दी थी? अरस्तु ने। सबसे पहले नागरिकता की परिभाषा अरस्तु ने दी थी। अरस्तु की यदि हम बात करें तो इसको राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान का जनक। आप लिख लीजिए, राजनीतिक विज्ञान का जनक। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया कि राजनीतिक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। और यदि हम बात करें अरस्तु की तो एक क्षेत्र में और इसको जनक कहा जाता है, तुलनात्मक नीति का जनक, तुलनात्मक नीति, तुलनात्मक नीति का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। फिर दर्शन शास्त्र का जनक, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। और तुलनात्मक संविधान, तुलनात्मक संविधान, तुलनात्मक संविधान का जनक भी दोस्तों किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ये पॉइंट, हालांकि टॉपिक तो हमारा नागरिकता है, लेकिन जब चर्चा चल रही है और संबंधित प्रश्न आ रहा है तो इसको उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं तैयारी, और तैयारी कर रहे हैं एक जॉब के लिए, एक सर्विस के लिए, तो पता नहीं एग्जामिनर किधर से क्या प्रश्न खड़ा कर दे, इसलिए हमें सभी चीज़ों को जानना ज़रूरी है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि जैसे नागरिकता है, इसकी परिभाषा, परिभाषा के संदर्भ में एक अरस्तु की पुस्तक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स बुक है, ये अरस्तु की बुक है ये। इसमें नागरिकता के संदर्भ में इसने काफ़ी बातों का जो है विचार व्यक्त किया है। आगे हम बात करें, यदि बात करें हम अरस्तु की, तो सबसे पहले देखिए एक यूनान के एक व्यक्ति, एक दार्शनिक थे जिनका नाम था सुकरात, सुकरात। सुकरात के जो गुरु हुए हैं उनका नाम है प्लेटो, और प्लेटो के एक और गुरु हुए हैं जिनका नाम है अरस्तु। और यदि हम बात करें अरस्तु की, तो अरस्तु किसके गुरु हुए हैं? सिकंदर के, ठीक है दोस्तों। कई बार यहाँ से इनको पूछ लिया जाता सुकरात का गुरु कौन है? सुकरात, यानी सुकरात का शिष्य है प्लेटो, प्लेटो का शिष्य है अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य हुआ सिकंदर, जो सिकंदर महान जिसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। या हम कह सकते हैं कि नागरिकता की परिभाषा अगर समझ में नहीं आती तो देखो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। परिभाषा आप लोग लिख लीजिए नोट करके, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। नागरिकता की परिभाषा के संदर्भ, वह व्यक्ति जो विधायिका या कार्यपालिका, वह व्यक्ति जो विधायिका या कार्यपालिका, वह व्यक्ति जो विधायिका या कार्यपालिका या न्यायपालिका या न्यायपालिका या प्रशासन एवं राजनीति, प्रशासन एवं राजनीति
आदि में सक्रिय रूप से भाग ले। आदि में सक्रिय रूप से भाग ले। आदि में सक्रिय रूप से भाग लेता है, उसी को नागरिक माना जाता है। उसी को नागरिक माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से बात ये आती है कि भाई नागरिकता क्या है, नागरिकता की परिभाषा दीजिए। तो जैसे मैं अभी आपको बताया हूँ कि वह व्यक्ति जो विधायिका या कार्यपालिका या न्यायपालिका या प्रशासन एवं राजनीति आदि में सक्रिय रूप से भाग लेता है किसी भी देश में, उस व्यक्ति को उस देश का नागरिक माना जाता है और नागरिक होने के आधार पर ही उसको नागरिकता दी जाती है। यदि हम बात करें अरस्तु की, तो अरस्तु ने यूनान में जो है नागरिकों के संदर्भ में कई बातें कही हैं। जैसे मैं बता देता हूँ कि अरस्तु यूनान, चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, कोई बात नहीं है। अरस्तु की यदि हम बात करें नागरिकता के संदर्भ में, तो इसने 4 बातें कही थी। यानी यूनान में जो व्यक्ति होते थे वो 4 प्रकार के होते थे। जैसे नंबर 1 यदि हम बात करें नागरिक, नंबर 1 नागरिक, और नंबर 2 विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक, विदेशी नागरिक की यदि हम बात करें, केवल सामाजिक क्षेत्रों में भाग लेते थे ये, केवल सामाजिक क्षेत्रों में ये भाग लेते थे। और तीसरे नंबर पर जो होती थी वो होती थी स्त्रियां। तीसरे नंबर पर स्त्रियां होती थी। यदि हम स्त्रियों की बात करें तो इन्हें नागरिक नहीं माना जाता था, नागरिक नहीं माना जाता था। दोस्तों बहुत टाइम पहले की जब अरस्तु हुआ करते थे तब की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अरस्तु ने यूनान में नागरिकों को 4 प्रकार बताए। पहले नागरिक जो वहाँ के मूल निवासी, दूसरे विदेशी नागरिक जो केवल सामाजिक क्षेत्र में भाग ले सकते थे, और तीसरे नंबर पर स्त्रियां, वहाँ की स्त्रियां जो थीं वो नागरिक नहीं कहलाती थीं, और चौथे नंबर पर जो लोग थे वो होते थे दास। यानी 4 कैटेगरी में वहाँ के निवासियों को अरस्तु ने जो है विभाजित किया था, जो मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो अरस्तु कहता है, अरस्तु क्या कहता है, अरस्तु कहता है दास प्राकृतिक होते हैं। यानी दास प्राकृतिक, कि भाई ये जो दास होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कम बुद्धि वालों पर शासन करते हैं। यानी कम बुद्धि वालों पर शासन करते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे ध्यान से। यदि आपको ये कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप वीडियो को रोककर उसको पुश करके दोबारा देख लीजिए, आपको जो है मतलब समझ में आ जाएगा। यदि हम बात करें दासों के संदर्भ में, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 जिसमें दास प्रथा का अंत किया गया है। यानी आर्टिकल 23 इसमें दास प्रथा को समाप्त किया गया है। अब दोस्तों यदि हम बात करें तो नागरिकता के संदर्भ में, यदि क्या NRI के भाई NRI कौन होते हैं, ये कौन व्यक्ति होते हैं, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी अप्रवासी भारतीय। तो थोड़ा हम इनके बारे में भी जान लें क्योंकि नागरिकता से संबंधित टॉपिक है ये भी। अप्रवासी भारतीय, हेडिंग डाल दीजिए आप, अप्रवासी भारतीय। तो देखिए अप्रवासी भारतीय किन्हें कहते हैं, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है, जिन्हें कहा गया है NRI, ठीक है, NRI। अब NRI क्या है इसको भी हम जान लेते हैं। यानी जो भारतवंशी हैं, या कह सकते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो भारतवंशी या भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उन्हें कहा जाता है PIO उन्हें कहा जाता है। यानी प्रीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, मैं लिख देता हूँ आपको,
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पर, तो जो 2002 जो भारतवंशी लोग थे उनको 2002 में छूट दी गई। छूट किस लिए दी गई? जैसे कि जो अप्रवासी भारतीय हैं या कह सकते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो बाहर जाकर देशों में रहने लगे हैं और अपना कारोबार या कह सकते हैं वहीं पर वो शिफ्ट हो गए हैं, तो भारत में आने के लिए या भारत में कुछ चीज़ों के संदर्भ में उनको 2002 में छूट दी गई। उसके बाद यदि हम बात करें तो एक और व्यक्ति होते हैं OCI। OCI क्या है इसको भी जान लेते हैं। OCI मतलब ओवरसाइज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसाइज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसाइज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इन लोगों को छूट दी गई 2005 के तहत, यानी 2005 के तहत छूट दी गई। उसके बाद यदि हम बात करें कि अभी हमने इन चीज़ों को जाना समझा, लेकिन बात समझ में नहीं आई कि अप्रवासी भारतीय कौन होते हैं, किसे कहते हैं हम अप्रवासी भारतीय। तो चलिए हम जान लेते हैं अप्रवासी भारतीय के बारे में। अप्रवासी भारतीय, दोस्तों अप्रवासी भारतीय यानी वह व्यक्ति जो किसी देश में अस्थायी रूप से रह रहा है। वह व्यक्ति जो किसी देश में अस्थायी का मतलब परमानेंट वहां पर शिफ्ट नहीं हुआ है, अस्थायी रूप से रह रहा है, यानी उसको कहेंगे NRI, ठीक है। NRI मतलब आपका सीधा सीधा नॉन रेसिडेंट इंडिया, यानी अप्रवासी भारतीय वह व्यक्ति जो किसी देश में अस्थायी रूप से रह रहा है। यह कह सकते हैं माना जाता है जो व्यक्ति 183 दिन विदेश में रहता है उसी को NRI कहा जाता है। यानी यदि भारत का कोई व्यक्ति 183 दिन, यदि भारत का कोई व्यक्ति 183 दिन किसी भी विदेश में या किसी भी देश में रहता है तो उसको क्या कहा जाता है? NRI, ठीक है, यानी नॉन रेसिडेंट इंडिया। जो व्यक्ति 183 दिन विदेश में रहता है उसको कहा जाता है NRI। अब हम बात करते हैं कि भारतवंशी या भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है, यानी भारतवंशी या भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है। भारतवंशी या भारतीय मूल के व्यक्ति कौन कहलाएंगे? तो दोस्तों वह व्यक्ति, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना है, यदि आप लिख रहे हो तो लिख लेना इसको। वह व्यक्ति जो भारत की नागरिकता त्याग कर, वह व्यक्ति जो भारत की नागरिकता त्याग कर, वह व्यक्ति जो भारत की नागरिकता त्याग कर अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, ठीक है, अन्य देश की नागरिकता, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ठीक है, उसको कहा जाता है भारतवंशी या भारतीय मूल के व्यक्ति या निवासी। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे सुनीता विलियम्स हो गई, जैसे सुनीता विलियम्स, या कह सकते हैं आपकी कल्पना चावला हो गई, या कह सकते हैं हम जैंदल हो गए। तो ऐसे व्यक्ति जो भारत की नागरिकता त्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं उनको क्या कहा जाता है? मतलब भारतवंशी या भारतीय मूल के निवासी, ठीक है। और यदि हम बात करें तो भारत में अनेकों भाषाएं हैं, और जैसे हमारे भारत देश की एक खूबसूरती है कि अनेकता में एकता यहाँ पर पाई जाती है। जैसे एक देश है मॉरिशस, मॉरिशस की राष्ट्रीय भाषा क्या है? भोजपुरी, और भोजपुरी हमारे भारत में भी बोली जाती है। यानी आप लोग लिख दीजिए मॉरिशस, मॉरिशस की राष्ट्रीय भाषा क्या है? भोजपुरी। भोजपुरी फिल्में भी आती हैं, भारतीय तो भोज देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यदि हम बात करें कि यहाँ से भारतीय नागरिकता को लेकर या भारत में जो भी PIO हैं
या ओसीआई हैं या एनआरआई हैं, तो उनके संदर्भ में बहुत सारी बातें या बहुत सारी कमेटी या बहुत चीज़ों को लेकर के नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान किया गया। यानी एक कमेटी बनी थी 2003 में जिसका नाम था लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। मैं लिख देता हूँ, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। तो दोस्तों लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी 2003 में गठित की गई थी और इसके तहत ये कहा गया था कि भारतवंशी को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाए। क्या कहा गया था कि भारतवंशी, इन्होंने इस कमेटी ने कहा था कि जो भारतवंशी है उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान करो। यानी कहने का मतलब जो व्यक्ति भारत की नागरिकता त्याग कर दूसरे देश में रह रहा है तो उसको वहाँ की नागरिकता तो है ही और अपने भारत की नागरिकता भी उसको प्रदान की जाए। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ से तो लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने मार्च 2004 में 16 देशों के भारतवंशियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की। यानी 16 देशों के भारतवंशियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की। आप लोग समझ रहे हैं ना, सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि किस कमेटी के संदर्भ में 16 देशों के व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई। तो हम कह सकते हैं यानी 16 देशों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई। जैसे उनमें से हम ले सकते हैं देश कौन कौन से थे, मैं कुछ देशों के नाम बता देता हूँ आपको। जैसे आपका यूएसए यानी अमेरिका हो गया, या आपका ब्रिटेन हो गया, या कह सकते हैं आपका रूस हो गया। ठीक है, आपका रूस हो गया। उसके बाद हम कह सकते हैं फ्रांस हो गया, या कह सकते हैं नॉर्वे हो गया, या कह सकते हैं पुर्तगाल हो गया, या न्यूजीलैंड हो गया, या कह सकते हैं साइप्रस हो गया आदि। कुछ देशों के मैंने नाम बता दिए आपको, लेकिन 16 देश हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, 16 देश हैं जिन्हें मार्च 2004 में दोहरी नागरिकता प्रदान की गई थी भारत की ओर से। यदि हम बात करें तो इनका मतलब क्या है, ये भारत में कभी भी आ जा सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। यानी इन देशों के व्यक्ति भारत में कभी भी आ व जा सकते हैं और यह कह सकते हैं भारत में बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इन्हें सिर्फ 2 क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार है। यदि हम भारत के संदर्भ में इनकी बात करें कि इन देशों के लोगों को जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान इनके लिए किया गया है, तो ये भारत के किन किन क्षेत्रों में भाग ले सकते हैं। भारत के केवल 2 या 3 क्षेत्रों में भाग ले सकते हैं। तीन क्षेत्रों में भाग ले सकते हैं ये। अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 यदि हम बात करें तो सामाजिक क्षेत्र में इन देशों के व्यक्ति भारत में भाग ले सकते हैं। नंबर 2 आर्थिक क्षेत्र में इन देशों के लोग भारत में भाग ले सकते हैं। और नंबर 3 है धार्मिक क्षेत्र में इन देशों के लोग जो है भारत में भाग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से हम और कुछ बातों को जानते हैं नागरिकता के संदर्भ में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें एक बार नागरिकता पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टॉपिक को आप देखिए प्रावधान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोविजन। प्रावधान यानी प्रोविजन के बारे में, जैसे कि आपको याद है कि जून योजना यानी 3 जून 1947 को जून योजना 3 जून 1947 को, या इसका दूसरा नाम है माउंटबेटन योजना। आपको याद होगा कि देश का बंटवारा हो गया था, यानी भारत का एक हिस्सा काट करके उसको अलग देश यानी पाकिस्तान बना दिया था।
अब यहाँ से यदि हम बात करें तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के संदर्भ में क्या विचार थे और आज नागरिकता के संदर्भ में हमारे भारतीय संविधान में या भारत में क्या प्रावधान है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों प्रश्न जो उठता है वो यहीं से उठता है। कैसे उठता है, किस प्रकार उठता है, तो पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। भारतीय संविधान का एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है आर्टिकल 5 यानी आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कैसी थी, यानी संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसी थी, जिसका भारत में अधिवास हो, जिसका भारत में अधिवास मतलब रहता हो, अधिवास, या हम कह सकते हैं भारत में पैदा हुआ हो, वह व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ हो, या जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हों, यानी 5 वर्ष पहले से, संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से जो लोग भारत में रह रहे हों ये भारत के नागरिक कहलाएंगे, यानी भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने ये जाना कि भाई भारत के नागरिक कौन कहलाएंगे। तो भारतीय आर्टिकल 5 में लिखा है, संविधान के आर्टिकल 5 में प्रारंभ में, कि जिसका भारत में अधिवास हो, भारत में पैदा हुआ हो, या जिसके माता पिता का जन्म भारत में हो, या संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से जो लोग भारत में रह रहे हों वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। अब यहीं से दोस्तों ये तो बात थी आर्टिकल 5 की। भारतीय संविधान का एक और आर्टिकल है आर्टिकल 6 यानी आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या कहता है? ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन यानी पलायन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी अधिकार है। यानी कहने का मतलब यह है पाकिस्तान से जो लोग भारत को आएंगे उनको कैसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। आप लोग लिख लीजिए, मैं हल्के हल्के बोलता हूँ। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन यानी पलायन का मतलब यानी आना। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार जो दिए गए हैं वो आर्टिकल 6 में दिए गए हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि किस प्रकार, यानी इसमें पहली बात तो ये है, क्या है कि 19 जुलाई 1948 के पूर्व यदि कोई व्यक्ति भारत आता है तो वह भारत का नागरिक होगा। यानी जैसे भारत का बंटवारा जून 1947 में हो गया था, तो आर्टिकल 6 ये कहता है भारतीय संविधान का 19 जुलाई 1948 से पहले यदि कोई व्यक्ति भारत आता है तो वह भारत का नागरिक होगा। और दूसरी बात ये कही गई है यहीं पर नंबर 2 लिखेंगे हम कि 19 जुलाई 1948 के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद ये पहले और ये बाद 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आता है तो उसे कम से कम 6 महीने भारत में रहना होगा। पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आता है तो उसे कम से कम 6 महीने भारत में रहना होगा और उन 6 महीनों के बाद वह पंजीकरण कराएगा और पंजीकरण के माध्यम से उसको जो है भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपने जाना अभी कि किस तरह से पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आएगा तो उसको कैसे नागरिकता दी जाएगी, किस तरह से आर्टिकल 5 में और 6 में प्रावधान किया गया है। अब यहाँ से हम और बात करते हैं, एक और आर्टिकल है भारतीय संविधान का आर्टिकल 7 यानी आर्टिकल 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के संबंधी अधिकार। यानी आर्टिकल 7 में ये दिया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है, यानी भारत से पाकिस्तान, यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है तो उसकी नागरिकता के संदर्भ में क्या चीज़ें हैं। तो पहली बात तो यह है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी।
यानी यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जैसे